हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आगम क्लासेस। विविध सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में यानी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही में कुछ क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आने वाले 1 या 2 क्लासों में हम पूरे जितने भी जो हमारे संगठन बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासों में भी हमने संगठनों के बारे में चर्चा की है। सबसे पहले हमने यूएनओ के बारे में डिस्कस किया। यूएनओ जो कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने बात की जो यूएनओ से संबंधित जो अन्य स्वतंत्र संस्थाएं हैं या इंडिपेंडेंस जो बॉडी के रूप में काम करती हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम 3 संगठनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा संगठन रहेगा वो रहेगा हमारा यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा संगठन रहेगा ब्रिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई, कितने सदस्य इसमें आते हैं, क्या इसका उद्देश्य है, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, भारत में कब इसका आयोजन किया गया। इन सब बिंदुओं पर आधारित हम ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में हम सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो सार्क संगठन है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, कहाँ पर इसका मुख्यालय है। इन सब बिंदुओं पर आधारित क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वर्तमान में, इन सब को लेके हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है इन संगठनों की दृष्टि से, क्योंकि जो क्षेत्रीय संगठन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यहाँ पर हम बात करें यूनेस्को की। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई। 4 नवंबर 1946 को इसको इस्टाब्लिश किया गया और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है पेरिस, फ्रांस में बनाया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है एडूरे एडूरे एलोजी। इसके महिला है जो कि अभी इसकी अध्यक्षा है या प्रेसिडेंट है। एडूरे एलोजी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट है। या भी यदि सदस्य देशों की हम बात करें तो 193 मेंबर सदस्य देश इसके वर्तमान में इस संगठन में शामिल हैं। यानी कि जितने हमारे जो यूएनओ है उसमें भी 193 मेंबर्स हैं और यूनेस्को जो कि विश्व हेरिटेज साइट है इसमें भी 193 सदस्य मेंबर इसमें वर्तमान में इसके सदस्य हैं। हम यहाँ पर बात करें कि इसका जो प्रमुख काम होता है वो काम क्या है या विशेष इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता का निर्माण करना है। यानी हम यहाँ पर देखें कि जो यूनेस्को है इसका काम होता है 2 देशों के लिए शांति और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता का भाव जगाना है। जैसे हम देखते हैं कि जो यूनेस्को है ये जो महत्वपूर्ण हेरिटेज या ऐतिहासिक स्थल होते हैं या सांस्कृतिक स्थल होते हैं उनको अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। विश्व विरासत सूची में शामिल करता है और उसकी देख रेख की जवाबदेही यूनेस्को की होती है। यहाँ पर जब उस साइट को अपनी हेरिटेज में शामिल करता है तो इसका मतलब होता है कि उस जब यूनेस्को की साइट में कोई स्थल शामिल किया जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है और अन्य जो देश होते हैं वो भी वहां आने के लिए अग्रसर होते हैं या पर्यटन के क्षेत्र में हम कहें तो वो लोग वहां पर या जो पर्यटक होते हैं वो आने के लिए वहां पर प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को में इस क्षेत्र को शामिल किया गया है तो इसकी अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस रही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूनेस्को है ये 2 देशों के मध्य निकटता लाने का प्रयास करता है या इसका प्रमुख काम होता है कि सक्रिय योगदान कर विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करके मध्य निकटता की भाव या करके राष्ट्रों के मध्य में निकटता का भाव लाना या दोनों राज्यों में या राष्ट्रों में निकटता स्थापित करना है। यहाँ पर हम बात करें अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है, यदि हम बात करें विश्व धरोहर जो सूची है यूनेस्को की
पूरे वर्ल्ड स्तर पर इसमें अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो कुल जो विश्व भर में जो कुल स्थल हैं वो हैं 1121 कुल स्थल अभी विश्व विरासत सूची यानी यूनेस्को की सूची में शामिल है, जिनकी जिम्मेदारी यूनेस्को की होती है वर्ल्ड स्तर पर। यदि हम देखें, देखिए जो यूनेस्को होती है इसमें सांस्कृतिक स्थल की यदि हम बात करें, सांस्कृतिक जो स्थल होते हैं अभी वर्तमान में वो है 869, जबकि हम प्राकृतिक स्थल की बारे में बात करें तो 213 है, 213 है। जबकि हम मिले जुले जो स्थल है जो कि सांस्कृतिक भी हैं और प्राकृतिक हैं, वो ऐसे स्थल जो है वो है 39 यानी कि 39। जबकि अन्य स्थल हैं 138 हैं, जो कि 138 अन्य स्थल हैं जो कि ना तो प्राकृतिक हैं ना ही सांस्कृतिक स्थल हैं। ऐसे स्थलों को अन्य स्थलों के अंतर्गत रखा जाता है। तो अभी हमने बात की है विश्व स्तर पर कुल स्थान, ऐसे 1121 ऐसे स्थान हैं, ऐसे साइट हैं जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पर हमने बात की सांस्कृतिक रूप से इतने हैं, प्राकृतिक रूप से इतने हैं, मिले जुले स्थल इतने हैं और अन्य स्थल इतने हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो भारत में है, भारत में कितने ऐसे स्थल हैं जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। तो भारत की यदि हम बात करें, इंडिया में बात करें तो इंडिया के 39 ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसी साइट हैं जो कि विश्व विरासत की सूची यानी यूनेस्को में उनको जगह प्रदान की गई है। तो सांस्कृतिक स्थल के रूप में यदि हम देखें तो 31 स्थल को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। प्राकृतिक स्थल के रूप में देखें तो 1 को शामिल किया गया है, 7 प्राकृतिक स्थल के रूप में 7 को शामिल किया गया है। जबकि हम बात करें अन्य जो स्थल के रूप में शामिल किया गया है उस वो 1 स्थान है। ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर हम कहें तो 39 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज की भारत के अंतर्गत आने वाले विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यहाँ पर हम बात करें अब मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश के कितने ऐसे स्थल हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग हर एक एग्जाम में इनके आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम देखें जो खजुराहो है, खजुराहो जो सबसे पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, जिसको 1986 में शामिल किया गया और ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अभी आता है। तो खजुराहो अपने मंदिरों की जो स्थापत्य कला है इसके लिए जाना जाता है। इसके लिए जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो इसको हम विस्तार से यहाँ पर समझाएंगे कि कितने प्रकार के यहाँ पर मंदिर हैं, कौन से मंदिर की क्या विशेषता है, इन सब के बारे में हम वहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर की सूची यानी यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि वर्तमान में छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम बात करें जो सांची है, सांची में बौद्ध स्तूप स्थित है। क्या बने हुए हैं? बौद्ध के स्तूप बने हुए हैं, यानी जब जो बौद्ध थे उनके जो अवशेष हैं, जो जीवाश्म है, वो इस या उनके जो शिष्य थे उनके अवशेषों को यहाँ पर सांची स्तूप या बौद्ध स्तूप के नाम से जिसको जाना जाता है यहाँ पर रखा गया है। और ये स्थान को 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और ये स्थान वर्तमान में रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने बात की। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है, अगला है भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको 2003 में विश्व हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है और ये रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम बात करें ओरछा को, ये महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों, जिनको अभी 2020 के अंतर्गत विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। पहला स्थान हमें ध्यान रखना है ओरछा है। ओरछा को 2020 में शामिल किया गया है विश्व हेरिटेज की साइट में और ये नया जो नवीनतम जिला मध्य प्रदेश का बना है निमाड़ी, उसके अंतर्गत आता है ओरछा। पहले जो ओरछा था ये टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन कुछ समय पहले 2018 में जब निमाड़ी को अलग कर दिया गया टीकमगढ़ से, इस प्रकार से जो ओरछा है, ओरछा निमाड़ी के अंतर्गत आने लगा है। तो इस प्रकार से जो ओरछा का मंदिर है वो भी विश्व हेरिटेज की साइट में शामिल कर लिया गया है 2020 में। ग्वालियर का जो किला है इसको भी 2020 में विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और वर्तमान में ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हमने बात की है
कि 5 ऐसे स्थल है मध्य प्रदेश के जो कि विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। कौन कौन से? खजुराहो, सांची के यानी बौद्ध स्तूप, हमारा भीमबेटका की गुफाएं, ओरछा और ग्वालियर का किला, ये हमारे मध्य प्रदेश के आने वाले स्थल हैं। यहाँ पर हम बात करें कि भारत के जो महत्वपूर्ण है फैक्ट कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र था या कौन सी ऐसा जो था स्थल जिसको सबसे पहले विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले 1983 में इन 4 स्थलों को विश्व हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया या सूची में उनको जगह प्रदान की गई है। पहली है अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हम बात करें अगला जो है आगरा का किला जो कि आगरा में आता है। ताजमहल ये भी आगरा में स्थित है। एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से 4 स्थलों को सबसे पहले विश्व हेरिटेज साइट भारत के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। यदि हम इनको गूगल सर्च करते हैं तो वहां पर 2 स्थल देखने को मिलते हैं। हमें गूगल के द्वारा जानकारी होती है कि 2 स्थल 1983 में शामिल किए गए थे विश्व हेरिटेज साइट के अंतर्गत। वास्तव में जो गूगल वो दिखाता है वो औरंगाबाद इन दोनों को एक मानकर दिखाता है, जबकि आगरा को एक मानकर दिखाता है। इस प्रकार से 2 स्थल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तव में 4 स्थल इस विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए थे 1983 के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने बात की है जी कि सबसे पहले कौन से स्थल भारत के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब हमने ये संगठन के बारे में पढ़ लिया। ये यूनेस्को संगठन है। इसका प्रमुख काम होता है कि ऐसे जो स्थल हैं जो कि अपने आप में कुछ विशेषता रखते हैं उनको अपनी सूची में सम्मिलित करता है और उसकी देखरेख की जवाबदेही इसकी होती है। यहाँ पर अगला जो संगठन हम पढ़ने वाले हैं, अगला महत्वपूर्ण संगठन है हमारा जो कि क्षेत्रीय संगठन है ब्रिक्स। इसको हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स जो संगठन है, ब्रिक्स का तात्पर्य है कि इसमें 5 देश वर्तमान में आते हैं। बी से आता है ब्राजील, पी से क्या आता है ब्राजील, आर से आता है रूस, आई से आता है इंडिया, सी से आता है चीन और एस से आता है साउथ अफ्रीका। पहले जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स को पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक के नाम से जाना जाता था। जब इसकी स्थापना 2009 में की गई थी तो इसमें 4 देश आते थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन इसमें आते थे। साउथ अफ्रीका को इसको बाद में शामिल किया गया। इस कारण से ये जो संगठन ब्रिक था इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे कि कब साउथ अफ्रीका को इस संगठन के अंतर्गत शामिल किया गया। तो यहाँ पर हमने बात की है कि ब्रिक्स संगठन के अंतर्गत वर्तमान में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ये आते हैं। यहाँ पर हम आपसे बात करें, जो ब्राजील है इसकी जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया, रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, इंडिया की जो राजधानी है न्यू दिल्ली है और चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। जबकि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। आर्थिक राजधानी अलग है, जो इकोनॉमिकल राजधानी अलग है और प्रशासनिक राजधानी अलग है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साउथ अफ्रीका की कौन कौन सी कैपिटल है। यहाँ पर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो ब्रिक्स इसकी स्थापना 2009 में 4 सदस्य देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 4 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और ब्रिक्स जो संगठन है इसकी स्थापना की गई थी। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 2009 में इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ? 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान की गई। तब जाकर यह ब्रिक्स बन गया या ब्रिक्स इसका नाम हो गया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था इसके अंतर्गत जो ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राजील की राजधानी में, यहाँ पर 15 अप्रैल 2010 को साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को भी इसकी सदस्यता प्रदान कर दी जाती है।
तब जाकर यह ब्रिक्स से क्या हो गया, ब्रिक्स संगठन के रूप में जाना जाने लगा। यदि हम बात करें इसकी प्रथम शिखर सम्मेलन की, जो प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये हुआ था, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था, रूसी शहर में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, रूस में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है ये 16 जून 2009 को रूस के अंदर हुआ था। यहाँ पर हम बात करें कि रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य देश विकासशील या नव औद्योगिकृत देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यानी यहाँ पर ये चीज हमें बताया गया है कि ब्रिक्स के सभी जो सदस्य देश हैं उसमें से रूस को छोड़कर, रूस एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, जबकि जो भी इसके जो अन्य सदस्य हैं वो औद्योगिकृत हैं, यानी कि जो विकासशील या डेवलपिंग, वो डेवलप्ड कंट्री है, जबकि जो अन्य सदस्य हैं ये विकासशील देश हैं या नव औद्योगिकृत या न्यू इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर हम बात करें कि जुलाई 2014 के फोर्टालेजा ब्राजील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनाई गई है। यानी ब्रिक्स देशों के लिए एक ब्रिक्स विकास बैंक को स्थापित करने की सहमति बनी थी जुलाई 2014 में। फोर्टालेजा, जहां पर ब्राजील में सम्मेलन हुआ था, यहां पर एक ब्रिक्स विकास बैंक को स्थापित करने की सहमति बनी थी और ये बैंक स्थापित भी कर दी गई है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं इनको आर्थिक रूप से मदद करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें टारगेट रखा गया था कि जो बैंक स्थापित की जाएगी, इसमें जो इसका टारगेट था वो था 100 मिलियन का, कि 100 मिलियन इसमें पैसे रखे जाएंगे। लेकिन अभी इसमें यदि हम बात करें तो केवल 4 बिलियन ही देखने को मिलते हैं, तो ये टारगेट किसी भी तरह से पूरा नहीं हो सका है अभी तक। हम बात करें ब्रिक्स के मुख्यालय की बात करें तो चीन के संघाई शहर में इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने ब्रिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा किया। देखिए फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में 4 सदस्य देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई। 2009 में इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 10 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्यता साउथ अफ्रीका को प्रदान की गई, तब जाकर यह ब्रिक्स बना। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ। यहाँ पर हमने बात की कि रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी देश विकासशील या नव औद्योगिक देश हैं, डेवलपिंग कंट्री के रूप में है। यहाँ पर हमने बात की है कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना करी गई और इसका ब्रिक्स का जो मुख्यालय है चीन के संघाई शहर में है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो ब्रिक्स के प्रमुख सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में। तो ब्रिक्स का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, ये 16 जून 2009 को हुआ था। इसकी स्थापना के साथ इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन था ये रूस में हुआ था। रूस का जो शहर है एकतेरिनबर्ग रूस में इसका आयोजन किया गया था। जबकि हम बात करें दूसरा शिखर जो सम्मेलन है इस 16 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया, जो कि ब्राजील की कैपिटल है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। तीसरे शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो तीसरा जो शिखर सम्मेलन है ये आपका 14 अप्रैल 2011 को सान्या चीन में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन 29 मार्च 2012 को हुआ नई दिल्ली, भारत में। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया है। ये कब किया गया है? 29 मार्च 2012 को नई दिल्ली, भारत में। पांचवा जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? 25-26 मार्च 2013 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन शहर दक्षिण अफ्रीका में यह आयोजित किया गया था।
यहाँ पर हम 7वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो जो 7वां शिखर सम्मेलन है ये 8 से 9 जुलाई 2015 को उफा रूस में आयोजित किया गया है। यहाँ पर हम देखें जो 7 के बाद 8वां शिखर सम्मेलन है, 8वां भी हमारे भारत में आयोजित किया गया था। तो 8वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर 2016 को गोवा क्षेत्र भारत के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था। 11वां शिखर सम्मेलन देखें ये भी ब्राजीलिया में हुआ था, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2020 का शिखर सम्मेलन हुआ था, जो 12वां शिखर सम्मेलन है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2020 में आयोजित किया गया था, 2020 में रूस में आयोजित किया गया, जबकि जो 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित होना था ये भारत में आयोजित होना था। तो ये भी हमें ध्यान रखना, 2021 का जो शिखर सम्मेलन होना है कहाँ पर होना है, भारत में आयोजित किया जाना है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है इनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। भारत में कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए हैं, तो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ है, 8वां शिखर सम्मेलन हुआ है और अभी जो 2021 में होने जा रहा है ये 13वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाना है। अब हम अगले संगठन की बात करते हैं। जो अगला जो संगठन होने वाला है इसको कहते हैं सार्क। जो सार्क संगठन है, सार्क संगठन भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। संगठन सार्क का पूरा नाम है, सार्क को हम द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से इसको में जाना जाता है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो इसमें 8 सदस्य हैं, वर्तमान में इसके 8 सदस्य वर्तमान में इस संगठन में हैं। तो पहला हम बात करें भारत, जिसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है, ढाका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मालदीव की राजधानी है माली। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। जबकि श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। जबकि अफगानिस्तान की जो राजधानी है एक काबुल है। और हमें ध्यान रखना है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें 7 सदस्य थे। अफगानिस्तान को भारत के प्रयास से 2007 में इसका सदस्य बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की कि इसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके 7 सदस्य थे। भारत के प्रयास से 2007 में अफगानिस्तान को भी सार्क सम्मेलन का या सार्क जो संगठन है इसका सदस्य बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सार्क की स्थापना की। जो सार्क है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। कब की गई इसकी स्थापना, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर हम देखें इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया है। यहाँ पर हम देखें कि 1985 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसके अंतर्गत 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। यहाँ पर हम देखें 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयास से, यहाँ पर आप स्किप हो गया है, भारत के प्रयास से इस क्षेत्रीय समूह में अफगानिस्तान को शामिल किया गया और 3 अप्रैल 2007 को इसे 8वां सदस्य बनाया गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भारत के प्रयास से 13 नवंबर 2005 के प्रयास से इस क्षेत्रीय संगठन में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है और 3 अप्रैल 2007 को इसे 8वां सदस्य के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर हम देखें सार्क का जो हिंदी में पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, जिसको हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी शॉर्ट में भी एग्जाम में लिखा आता है दक्षेस। तो दक्षेस का पूरा नाम क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। सार्क के हम यदि प्रेक्षक देश की बात करें तो इसका प्रेक्षक देश कौन कौन है, चीन, यूरोपीय जो संघ है इसमें लगभग ऐसे 30 देश आते हैं यूरोपीय संघ के अंतर्गत। ईरान की हम बात करें, जापान की बात करें, मॉरिशस की बात करें, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये के प्रेक्षक सदस्य हैं। प्रेक्षक देश का मतलब है कि ये बाहरी तौर पर इस संगठन की मदद करते हैं, इनको हम प्रेक्षक देश के रूप में जानते हैं। तो प्रेक्षक देश एक कौन कौन से हैं, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान,
जापान, मॉरिशस, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए इसके प्रेषक सदस्य के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर हम अगली बात करने वाले हैं सार्क के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में कि सार्क का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए हैं। तो पहला जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था सार्क का 1985 में ढाका बांग्लादेश की राजधानी में आयोजित किया गया था। नवंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क के 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। तब से सार्क के किसी भी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया है। ये महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान भी होगा आप लोगों को। जो 2016 में जम्मू कश्मीर के जो उरी क्षेत्र था यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और वहाँ पर पाकिस्तान में जो आतंकवादी के कैंप थे उनको ध्वस्त करने का काम यहाँ की जो मिलिट्री थी उसने किया था। और यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो पाकिस्तान में प्रस्तावित था इसको फिर जो तत्कालीन कारण को देखते हुए, आतंकवादी हमले को देखते हुए इसको टाल दिया गया था। तब से सार्क के किसी भी सम्मेलन का आयोजन अभी तक नहीं किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तक 2016 के बाद कोई भी संगठन का आयोजन या नहीं किया गया है। अगला हम बात करें कि 2 अप्रैल अभी हाल ही में जो पिछले ईयर की हम बात करें, अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के साथ इस पर चर्चा की थी। तो अभी जो 2016 से यदि हम बात करें तो 2020 में अप्रैल 2020 में सार्क देशों के साथ कोविड महामारी जो कोविड-19 है इसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के साथ इस पर चर्चा की थी। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना कि इस चर्चा में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि इस कार्यक्रम भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के द्वारा इस कार्यक्रम की होस्टिंग या इसका संचालन किया गया था। इस कारण से पाकिस्तान ने इस चर्चा में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर हमने बात की है सार्क सम्मेलन के अंतर्गत। तो सार्क के बारे में हमने बात की कि सार्क के अंतर्गत 8 देश आते हैं। अफगानिस्तान को 2007 में भारत के प्रयास से इसमें शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यहाँ पर हमने बात की है सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन है, जिसको दक्षेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पहला शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। नवंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित जो था 19वें शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। तब से सार्क का कोई भी सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की है आज के कुछ महत्वपूर्ण संगठनों में। अगली क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। 1 से 2 क्लासों में आने वाले जो 1 से या 2-3 क्लासों में जितने भी संगठन हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।